हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस सिंपलर। देखिए, मैंने फर्स्ट चैप्टर जो है आपका कंप्लीट कर चुका हूँ। वो फर्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसमें मेनली हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। ठीक है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी पढ़ा था। ओके, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। ठीक है, तो अब जो है हम लोग देखेंगे, इसको पूरा डिटेल से मैंने डिस्कस किया था, डेमोक्रेसी क्या है, क्यों है। अब जो इसमें जो मैं करने जा रहा हूँ, ये सेकंड चैप्टर होगी। और ये सेकंड चैप्टर जो होगा ना, इसमें मेनली देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग जानते हैं कि ये संविधान है हमारे भारत का। जो भी चीज़ें होते हैं हमारे भारत में, मतलब गवर्नमेंट बनता है या फिर गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करता है, ठीक है, हम लोग किस रूल से चलते हैं, वो सब बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। और वो बेसिक रूल क्या है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन। एवरीथिंग इज़ गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोग सभी जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में सब चीज़ दिया गया है। देखिए, इसी का एक चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन है ये। अंडरस्टूड। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन हम लोग देखने जा रहे हैं। मेनली इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में क्या क्या देखा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, ठीक है, किसने बनाया, क्यों बनाया, क्या कारण था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा, इसका नीड क्या है, ज़रूरत क्या है हम लोगों को। ठीक है, ये सब सभी चीज़ हम विस्तार में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जीएस सिंपलर पर आप लोग देख रहे हैं लेक्चर, तो कृपया करके जीएस सिंपलर को सब्सक्राइब कर दें। और हो सके तो हम लोग इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, ठीक है, तो उसको जो है थोड़ा आप लोग सपोर्ट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपका देखिए कुछ नहीं जाएगा, बस हमें सपोर्ट मिल जाएगा। और मैं फ्री एजुकेशन ये शुरू किया हूँ, मेरे चैनल का मोटो ही है फ्री एजुकेशन टू एवरीवन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से ये लेक्चर सुनिए, इसमें मैं एक एक करके डिटेल बताता जाऊंगा। पहले हम लोग इसको जो है डिज़ाइन जैसे किया गया है ना इस चैप्टर को, उस अनुसार हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग जानेंगे, ये सबसे पहले इसमें देखिए कुछ कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है कि हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, और दूसरी बात है कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ड्रॉ अप हुआ है, और डिज़ाइन किसने किया है इसे, मतलब लिखा किसने है, और किस वे में, किस तरीके में लिखा गया है। व्हाट इज़ वैल्यूज़, इसका वैल्यूज़ क्या है, महत्व क्या है, दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशंस इन डेमोक्रेटिक स्टेट्स। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। वंस अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एक्सेप्टेड, जब कॉन्स्टिट्यूशन एक बार एक्सेप्ट कर लिया गया है, स्वीकार कर लिया गया है, क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं, समझे। ये सारा क्वेश्चन जो है आप लोग कभी न कभी दिमाग में लाते होंगे कि हमारे भारत का जो संविधान बना हुआ है, क्या उसको कोई चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस क्लास। ठीक है, इसमें मैं हर चीज़ डिस्कस करूँगा विथ डिटेल एनालिसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये 9th क्लास का चैप्टर है। ठीक है, आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 9th क्लास का चैप्टर है और इसमें जितना हो सके ये काफ़ी शॉर्ट में दिया गया है। ठीक है, काफ़ी डिटेल्स नहीं है इसमें। डिटेल्स आपको पढ़ने को मिलेगा पॉलिटी के लक्ष्मीकांत, या फिर 11th क्लास का जब हम लोग डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें फिर जो है हम आप लोगों को डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इसमें सिर्फ ओवरव्यू देखा गया, इसमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना चाहिए, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग आगे बढ़ने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना हमारा, इसको देखने से पहले सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन और भी वर्ल्ड में कैसे बना। तो सबसे न्यूली जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना, जो इधर जो है मतलब
स्ट्रगल करके जो बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे मतलब वो यूरोपियन शक्ति से इंडिपेंडेंट होकर जो बनाया है, वो सबसे बाद में बनाया है साउथ अफ्रीका। इसलिए हम लोग एग्जांपल लेंगे सबसे पहले साउथ अफ्रीका का, ठीक है। साउथ अफ्रीका आप लोग ध्यान से देखिए, साउथ अफ्रीका कितना मेहनत से, कितना स्ट्रगल करके ये आगे बढ़ा है, ठीक है। ये सब जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये इनकी वाणी है। ये है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो है बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे वो अपने देश में, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। एक चीज़ सबसे पहले बेसिक चीज़ इसमें जानते हैं कि ये जो है साउथ अफ्रीका में जो टेंशन चल रहा था, ठीक है, जो हम लोगों का जो टेंशन था ना, वो किस पर था? वो था हिंदू मुस्लिम पर, धर्म के नाम पर, ठीक है। यही बेसिक अंतर है दोनों में। यहाँ धर्म के मामले में लोगों को फूट दिलाया जाता था, जाति के मामले में दिलाया जाता था, लेकिन साउथ अफ्रीका में क्या होता था? साउथ अफ्रीका में दिलाया जाता था अपार्थीड के नाम पर, अपार्थीड, ठीक है। अपार्थीड क्या होता है ये मैं डिस्कस करूँगा अभी तुरंत, ठीक है। अपार्थीड क्या होता है थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको एक बार जो है इसमें क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है वो मैं दिखा देता हूँ। इसमें सबसे पहले तो ये इनकी वाणी है, फिर जो है दिस वाज नेल्सन मंडेला, ये नेल्सन मंडेला थे जो इन्होंने ये बातें कही है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, हुआ क्या था कि वो 7 लीडर थे उनके साथ, ठीक है। वो एक जो है साउथ अफ्रीका में गवर्नमेंट में एक जो है वो मतलब जो है स्ट्रगल करते थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे देश में काफ़ी स्ट्रगल हुए हैं ना, जब इंडिपेंडेंट नहीं हुआ इंडिया, उस समय उसके पहले जो है काफ़ी सारे मतलब जो है लड़ाई लड़े गए, काफ़ी जो है मतलब आंदोलन किए गए गांधी जी के द्वारा, तब जाके एक आज़ादी की ओर बढ़े थे। उसी तरह नेल्सन मंडेला भी वहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल झेले हैं। वो तो बेचारे, उनको उनसे ज़्यादा, यहाँ से ज़्यादा उनको अत्याचार हुआ था। वो 28 साल, आप लोग जो कि ध्यान से देखिए कि वो 28 साल तक वो जेल में रहे थे। 28 साल जब पूरा हो गया तो देखिए यहाँ लिखा भी गया है कि ही स्पेंट नेक्स्ट 28 ईयर्स इन साउथ अफ्रीकाज मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन। सबसे ख़तरनाक जेल में उनको रखा गया था, और वो जेल कहाँ पर था? रॉबन आइलैंड पर। कहाँ पे था? रॉबन आइलैंड। ये थोड़ा सा फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा कि 1964 में इनको जो है इम्प्रिजन किया गया था। जब हम लोग आज़ाद हो गए थे उसके बाद की कहानी है, वहाँ काफ़ी जो है ये सब टेंशन चलता था। और सबसे बड़ा टेंशन जो चलता था काले गोरे का चलता था, ठीक है। काले और गोरे, वहाँ पर क्या हुआ था कि मैं ब्रीफ में एक आइडिया दे देता हूँ कि जो है ये यूरोपियन पावर जो है ना, यूरोपियन पावर वहाँ पर जैसे इंडिया में कैसे यूरोपियन पावर ट्रेड करने के लिए आया था, वैसे ही साउथ अफ्रीका में भी यूरोपियन पावर यानी ब्रिटिश लोग जो है वहाँ अपना रूल करने के लिए गया था, वहाँ अपना ट्रेड बिजनेस करने गया था। धीरे धीरे वो जो है डोमिनेट कर गया उस पर, किस पर? काले लोगों पर, ठीक है। वहाँ के लोग ब्लैक होते हैं कलर में, ठीक है। कलर में कैसे होते हैं? ब्लैक कलर होता है। तो ये लोगों का मानना था कि ये ब्लैक कलर जो होता है ये इन्फीरियर कैटेगरी के होते हैं, इन्फीरियर, ठीक है। ये इन्फीरियर होता है मतलब तुच्छ होता है, नीच होता है, ठीक है। और वो लोग अपना एक पॉलिसी चलाते थे, वाइट मैन बर्डन, ठीक है। वाइट मैन बर्डन की पॉलिसी चलाते थे। मतलब वाइट मैन जो है यही काफ़ी मतलब जो है उनका कहना था कि वाइट मैन जो ही है इस वर्ल्ड पे आया है और वाइट मैन को भगवान ने भेजा है आप लोगों पर रूल करने के लिए। तो ये सारा चीज़ जो है यहाँ पे, ये सब एक्चुअली लिखा नहीं गया है, मैं एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ ये सब, तो ठीक है। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड, ये नेल्सन मंडेला है, ये अपार्थीड के खिलाफ जो है मतलब आंदोलन किए थे। अब अपार्थीड क्या है डिटेल में देखते हैं। तो अपार्थीड का सबसे पहला मतलब है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अपार्थीड का क्या मतलब है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होगा, ठीक है।
और ये रैशियल डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ साउथ अफ्रीका के लिए है, ये याद रखिएगा, सिर्फ साउथ अफ्रीका के लिए यूनिक है ये। यूनिक का मतलब होता है सिर्फ वहीं ईजाद हुआ है, उसी के लिए पर्टिकुलर यूज़ किया जाता है। वैसे तो काले गोरे का तो और भी जगह कॉन्सेप्ट है, लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए ही यूनिक है। साउथ अफ्रीका कहाँ पर है? देखिए ऐसे मतलब जो है अफ्रीका का आप लोग जो अगर मैप देखे होंगे तो अफ्रीका का मैप ऐसा है, मतलब अफ्रीका कंटिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप जो है उसका ऐसा होता है, और यहाँ पे सबसे लास्ट में जो है ना साउथ अफ्रीका है। ठीक है, ये मैंने दिखा दिया। अब आप लोग जो है जाकर अपना गूगल मैप पर भी देख सकते हैं, गूगल कर लीजिएगा, उस पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो दिस वाइट यूरोपियंस इम्पोज्ड दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका। तो ये 17th और 18th सेंचुरी के आसपास, 17th और 18th सेंचुरी के आसपास इस पर जो है अपना मतलब जो है ये थोप दिया गया। उस पर क्या थोपा गया कि उस पर जो है काफ़ी जुल्म ढाए गए। किस पर? काले लोगों पर, जो अफ्रीका के लोग थे साउथ अफ्रीका में, उस पर काफ़ी जुल्म ढाया गया। इस पर 17th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी, देखिए सेंचुरी का मतलब यहाँ पर है, अगर कोई नहीं जानते होंगे, जो जानते होंगे वो तो ठीक है, मैं उन लोगों के लिए भी बता देता हूँ जो बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं। 17th सेंचुरी, यहाँ 17th का मतलब है, देखिए सेंचुरी जब भी होता है वो एक साल आगे होता है। ठीक है, 17th कहा गया है तो 1600 ईस्वी चलेगा, 1600 से 1700 बीच के ईस्वी को 17th सेंचुरी कहते हैं। क्लियर है? तो 1600 1600 से 1700 ईस्वी तक के बीच को 17th सेंचुरी बोलते हैं। जैसे ये 2000 ईस्वी चल रहा है ना, 2022, तो इसको बोलते हैं 21st सेंचुरी। आप लोग कहीं न कहीं सुने होंगे 21st सेंचुरी। अगर कोई भी बच्चा अगर कंफ्यूज होगा इसको जानकर कि 21st सेंचुरी क्यों कहते हैं, अब क्लियर हो गया होगा 21st सेंचुरी इसको क्यों कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा जो है वाइट बर्डन शिप था यहाँ पे, तो इसको लेकर काफ़ी हंगामा होता था वहाँ पे। अपार्थिड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल्ड। देखिए अपार्थिड जो था ना उसको डिवाइड कर दिया गया था, लेबल कर दिया गया था बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। अभी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है ये सब कि स्किन कलर उसका ब्लैक हुआ करता था, इसलिए कर गया था। एक कैटेगरी और बांटा था, कलर्ड स्किन। कलर्ड स्किन किसको बोलते थे? जो ब्लैक, प्योर ब्लैक नहीं है, जैसे हम लोगों का जो कलर होता है ना इंडियन कलर, उसको कलर्ड स्किन बोलते थे। और जो वाइट होता है वो यूरोपियन होता है, अमेरिकन होता है, ये सब वाइट होता है बिल्कुल। ठीक है, तो ये वाइट होता है इसलिए वो गोरे लोग होते हैं। तो ब्लैक कलर है, दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन का इतना मतलब 3/4 रखते थे जगह, इसको ब्लैक्स बोलते थे। ठीक है, ब्लैक्स होता था। और इनके पास जो है मेनली आप लोगों को जो जानना है इसमें, इसके पास कोई भी मतलब जो है कलर्ड होता है, इसके पास जो है कोई राइट नहीं होता था। ये सब नॉन वाइट्स, जो भी नॉन वाइट्स होते थे, नॉन वाइट्स का कहने का मतलब है जो गोरे नहीं है, गोरे लोगों को छोड़कर बाकी जितने लोग हैं उसको वोटिंग राइट नहीं थी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में जाना कि वोटिंग राइट ही डेमोक्रेसी का सबसे पहला मतलब जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, या वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं रूल्स है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंडीशंस है दैट कि वोटिंग राइट होना चाहिए। एवरीवन हैज़ वोटिंग राइट। ठीक है, प्रत्येक के लिए वोटिंग राइट बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप अपना गवर्नमेंट चुन सकते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है पीपल का राज। ठीक है, लोगों का लोकतंत्र। ठीक है, लोगों का तंत्र, लोगों का राज। तो सबको जब तक आज़ादी नहीं होगी कैसे चुनेगा सब कोई? सबके लिए बराबर मताधिकार है, इंडिया में जैसे बराबर है सबके लिए, तो ये चीज़ है। तो वहाँ वोटिंग राइट सबके लिए नहीं होती थी। दूसरी बात है, अपार्थिड सिस्टम वाज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स, दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज़। देखिए इन लोगों को सबसे यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इन लोगों को बहुत सारे चीज़ से इनको प्रोटेक्ट मतलब जो है प्रिवेंट किया जाता था, उसको नहीं जाने दिया जाता था, अलाउ नहीं था। जैसे कि ट्रेन्स में
बसेस में जो बस वाइट के लिए होता था वो ब्लैक नहीं जा सकता था, जो टैक्सी वाइट के लिए होता था उसमें ब्लैक नहीं चढ़ सकते थे, जो होटल्स होते थे, हॉस्पिटल्स होते थे, स्कूल्स होते थे, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, ये सारे चीज़ जो है नहीं होते थे ब्लैक्स के लिए, ठीक है। पब्लिक टॉयलेट्स भी नहीं यूज़ कर सकता था सब कोई, ध्यान दीजिएगा। वर ऑल सेपरेट टू द वाइट्स, जो सेपरेट था वाइट के लिए, और इसको ये लोग बोलते थे सेग्रीगेशन। क्या बोलते थे? सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब ही होता है अलग अलग, ठीक है, सेग्रीगेटेड फॉर्म में ये रखा गया है। तो देखिए आप लोग कभी इमेजिन कीजिए खुद में कि अगर आप लोगों को कहीं अगर मान लीजिए बाहर गए और आपको कहा जाए कि नहीं ये टॉयलेट आपके लिए नहीं है, वो टॉयलेट है, यहाँ आप खाना नहीं खा सकते हैं, इस रेस्टोरेंट में आप खाना नहीं खा सकते, दूसरे रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, कैसा लगेगा आपको सुनकर, ठीक है। तो ये सब जो है काफ़ी उस समय काफ़ी अत्याचार होता था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते थे उस समय के लोगों की जीवन कैसे होते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंस 1950 1950 से लेकर अब तक जो है उस समय तक जो है द ब्लैक्स, कलर्ड एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्थिड सिस्टम, अपार्थिड सिस्टम से लड़ा। और आफ्टर वहाँ पर एक होता था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ करता था आज़ादी के लिए, वहाँ पर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस हुआ करता था, ठीक है, वो बनाया गया। फिर जो है 28 साल के बाद, मतलब 28 साल के बाद जो है ये लीडर जो है बाहर निकले, ठीक है। कौन से लीडर? ये नेल्सन मंडेला, जो इनको रख दिया गया था वहाँ, ठीक है। तो वो निकल कर फिर जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि 28 साल बाद, आफ्टर 28 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, नेल्सन मंडेला वॉकड आउट, बाहर निकले और फिर उन्होंने जेल से बाहर निकले और वो फ्री हो गए, ठीक है। फाइनली एट मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल, याद रखिएगा ये डेट, 26 अप्रैल 1994 को 1994 में क्या हुआ था कि द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वाज अनफर्ड, फहराया गया था। जो नेशनल फ्लैग है उसको फहराया गया था न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी में, न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी था। और यहाँ पर धीरे धीरे तब जो है ये पेविंग द वे ऑफ फॉर्मेशन मल्टी रैशियल गवर्नमेंट। देखिए ये इतने महान थे, ये जब निकले तो किसी से बदला लेना नहीं चाहा, इन पर इतना अत्याचार हुआ, लाखों मारे गए, कितनों के साथ रेप हुआ, कितनों के साथ जो है अत्याचार होता था, उसको जो है इन्फीरियर समझा जाता था, तुच्छ समझा जाता था, उसके साथ इतना अत्याचार होता था। और ये लोग देखिए कितना महान है नेल्सन मंडेला, कि इतना होने के बावजूद मल्टी रैशियल गवर्नमेंट यहाँ पर होने के बावजूद इन्होंने कभी किसी से बदला लेना नहीं चाहा, जबकि उसके अलावे इन्होंने सिर्फ एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, एक ऐसा संविधान तैयार किया जिससे सबको जो है मल्टी रैशियल गवर्नमेंट तैयार किया गया। कहने का मतलब है कि सबको समान अधिकार दिया गया। वो ऐसा नहीं चाहते थे कि मतलब अभी जो अंग्रेज भाग जाए तो कुछ भी जो बचे खुचे मतलब जो है गोरे लोग, देखिए कहीं भी गोरे लोग शिफ्ट हुए। आज यहाँ भारत में भी काफ़ी ब्रिटिश लोग हैं जिसको जो है यहाँ काफ़ी रहते हैं। आप लोग गोवा जाइए, गोवा में आपको काफ़ी ब्रिटिशर्स मिलेंगे, ठीक है, और बंगाल में भी मिलेंगे। तो कुछ कुछ ब्रिटिशर्स यहाँ भी रह रहे हैं, उनका अब परिवार रह रहा है, मतलब जो है आगे बढ़ चुका है काफ़ी ख़ानदान उनका। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि वो जब छोड़कर चले जाते, काफ़ी लोग वहाँ जो रह गए थे उनके साथ वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे ये लोग। देखिए होता क्या है कि कभी कभी हम लोग बदले की भावना से काम करने लगते हैं कि वो मेरे साथ ऐसा किया तो हम लोग भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है एक ध्यान देने वाली बात है कि ये इतने महान थे कि इतना होने के बावजूद इन्होंने मल्टी रैशियल गवर्नमेंट को मतलब जो है फॉर्म किया। फिर न्यू साउथ अफ्रीका बना जिसमें नेल्सन मंडेला जो थे ना, उन्होंने फर्स्ट प्रेसिडेंट बने न्यू साउथ अफ्रीका के। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजिशन किया गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजिशन का कहने का मतलब है कि एक नया डेमोक्रेसी तो फॉर्म हुआ ही, प्लस
गवर्नमेंट केम टू एंड, अपार्थिड गवर्नमेंट ख़त्म होकर मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बना, मतलब सबको समान अधिकार दिया गया, इक्वलिटी, वहाँ पर सबको इक्वल राइट मिल गया। ओके, तो यहाँ पर देखिए हिस्ट्रीज़, देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा मतलब जो है इन्होंने कुछ बातें अपने मतलब जो है वक्तव्य में कहा था। हिस्टोरिकल एनिमीज सक्सीडेड इन निगोशिएशन अ पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्थिड टू डेमोक्रेसी। देखिए अपार्थिड से डेमोक्रेसी में हम लोग प्रवेश कर गए, इनका कहना है ये, ठीक है, इनका कहना है ये, यहाँ पे मैं, ठीक है, अपार्थिड एंड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness। हम लोग इस एक गुडनेस को लाएंगे, गुडनेस का मतलब अच्छाई को लाएंगे इन अदर वे, ठीक है, इन अदर वे, अलग तरीके से लाएंगे। माई विश इज़ दैट साउथ अफ्रीकन नेवर गिव अप ऑन द बिलीफ इन गुडनेस, ठीक है। देखिए कितना महान सोच है इनकी, कि जो है वो कभी भी नहीं चाहते थे कि मतलब जो है जो भी साउथ अफ्रीकन्स हैं, साउथ अफ्रीका के जो नेटिव हैं, वो कभी नहीं चाहते थे नेल्सन मंडेला कि ये लोग उस पर जो है अत्याचार करें। इनका आप लोगों को नहीं लग रहा है गांधी जी से मिलता जुलता इनका कुछ जो है थॉट है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें जो है फिर डेमोक्रेसी को लाया, और डेमोक्रेसी में मतलब ये सबको इक्वल राइट मिलेगा, सबको वोटिंग राइट मिलेगी, ठीक है, ये इसका मतलब है। आफ्टर इमरजेंसी के दौरान जो है, इमरजेंसी के बाद जो है साउथ अफ्रीका ब्लैक लीडर्स अपील टू फॉलो। देखिए साउथ अफ्रीका जो है वो अपील किया था किसके बाद, जब जो है डेमोक्रेसी मतलब जो है इमरजेंसी के बाद जो है इसमें ब्लैक लीडर्स अपील्ड टू फेलो ब्लैक्स का मतलब होता है वो अपने ब्लैक से अपील किया था उन्होंने कि फॉरगिव द वाइट्स। देखिए कितना महान है कि मतलब जो है बोलते थे कि ये वाइट्स को आप लोग, गोरे लोग जो है उनको जो है आप लोग माफ़ कर दीजिए, फॉरगिव द वाइट्स फॉर द एट्रोसिटीज़ दे हैड कमिटेड, ठीक है, जो भी उन्होंने अत्याचार किया उसके लिए उनको माफ़ कर दीजिए। और जो है वाइट इन पावर, जब वो पावर में थे और उनको माफ़ कर दीजिए, कुछ भी वो गलती किए हैं, हो सकता है वो अनजाने में किए या फिर हो सकता है वो जो है ऐसे इस कंडीशन में किए, लेकिन हम लोग उसका बदला नहीं लेंगे, बल्कि हम एक ऐसा नेशन बनाएंगे जो आगे भी फ्यूचर में भी अगर बदले की। देखिए होता क्या है, कई बार लोग जब फ्यूचरिस्टिक सोच के होते हैं ना, भविष्य के सोच के होते हैं, ठीक है, तो वो कभी भी बदला लेने की नहीं सोचते हैं, वो कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि आगे चलकर मैं तुम्हें दिखाऊंगा, जबकि बल्कि वो अपना जो है विकास करने के बारे में सोचते हैं कि मैं एक दिन इतना बन जाऊंगा बड़ा। देखिए कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि खामोशी जो है ना, कभी कभी इंसान को, कभी कभी नहीं हमेशा इंसान को जो है खामोश रहना चाहिए, क्योंकि इंसान से बड़ा होता है, नर बलि ना होता है समय होत बलवान, ये भगवत गीता में कहा गया था। तो नर बलि नहीं होता है, आप कितना भी बदला ले लीजिए फिर से वो बदला लेंगे। आज तो साउथ अफ्रीकन कितना भी अच्छा है, फिर भी यूरोपियन के इतना ताकतवर तो नहीं है। अभी भी आज भी अगर बदला लेने के पावर में रहते तो आज यूरोपियन जाकर फिर से उसको खदेड़ के निकाल देता है, ठीक है। तो बदला कभी भी सक्सेस नहीं होता है, वो कभी न कभी फिर से जो है वो लोग उठ कर आएंगे, फिर ये लोग जाएंगे, तो ये चलता रहेगा टसल। तो फिर डेवलपमेंट कहाँ होगी, वहाँ बच्चे मारे जाएंगे, बूढ़े मारे जाएंगे, महिलाओं के साथ अत्याचार होगा, समझे। तो ये सब चलता रहेगा। तो इसीलिए इन्होंने बोला एक नया डेमोक्रेसी बनाएंगे, नया साउथ अफ्रीका बनाएंगे और उसको जो है भविष्य के लिए इसको सिक्योर करेंगे, ठीक है। दे सेड लेट अस बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका, नया साउथ अफ्रीका बनाएंगे हम लोग, जिसमें इक्वलिटी ऑफ ऑल रेसेस, प्रत्येक रेस के लिए इक्वलिटी होगा। रेस का मतलब यहाँ होता है वही काले गोरे, इसको रेस बोलते हैं, ठीक है। सारे रेस के लिए मैन एंड विमेन, जितना भी मैन और महिला और पुरुष है, ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स, सारे चीज़ जो है बराबर दिया जाएगा। स्ट्रगल टुगेदर टू ड्रॉ अप द कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, और हम लोग जो है कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। इस तरह से जो है इन्होंने एक मिसाल कायम कर दिया, एक ऐसा चीज़ बना दिया जो कि
झगड़ा ही ख़त्म कर दिया। आप लोग कई बार देखते होंगे हमारे भी समाज में, कई बार भाई भाई में लड़ाई होते रहता है ज़मीन जायदाद को लेकर। अरे क्या रखा है उस ज़मीन में? अगर आप 2 गज ज़्यादा ही किसी को दे देंगे तो उसमें क्या घट जाएगा आपका? ठीक है, तो ये सब सोच होती है। आप ज़िंदगी भर झगड़ा करते रहते हैं, ज़िंदगी भर केस लड़ते रहते हैं, ज़िंदगी भर कोर्ट कचहरी दौड़ते रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि शांति की जीवन, ह्यूमन का लाइफ क्यों होता है, मनुष्य का जो जीवन होता है वो क्यों होता है? मनुष्य का जीवन होता है हैप्पीनेस को अचीव करना। इसका गोल ही होता है सुखी संपत्ति, सुखी संपन्न, ठीक है, जीवन जीना। अगर आप सुखी ही नहीं हैं, अगर आप खुश ही नहीं हैं, तो क्या फ़ायदा ऐसी लाइफ का? ठीक है, आप कमाते हैं, आप बाहर कुछ भी जॉब खोजते हैं और आप पैसा कमाते हैं, आप सेटल होना चाहते हैं, एक अच्छा घर, एक सुखी परिवार। हर हमेशा एक इंसान का एक ही गोल होता है कि वो खुशियाँ चाहता है। कोई इंसान पढ़ता है, हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई के दौरान आप क्या सोचते हैं कि कल को जॉब लगेगी, जॉब लगने के बाद हम लोग सुखी रहेंगे, तभी तो हमारा जीवन सेटल हो जाएगा, कुछ इकोनॉमिक पावर भी हो जाएगा, ठीक है, फाइनेंशियल पावर हो जाएगा, कुछ पैसे आने लगेंगे, सैलरी आने लगेगी, हम लोग सुखी संपन्न हो जाएंगे, यही तो सोचते हैं ना। तो यहाँ पर जो है, अगर मान लीजिए आप अभी ही लड़ाई करने लगे, जैसे कई स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि वो आंदोलन पर उतर जाते हैं, काफ़ी भयंकर आंदोलन करने लगते हैं। अरे प्रोटेस्ट कीजिए, पीसफुल्ली कीजिए, ऐसा क्या फ़ायदा? अभी रेलवे का जो एग्ज़ाम हो रहा था उसमें काफ़ी लोग जो है प्रोटेस्ट किए थे। प्रोटेस्ट करने के दौरान जो है काफ़ी पर केस हुआ, केस के बाद कई जेल भी गए। अब उन लोगों की तो लाइफ बर्बाद हो गई ना। वो लोग किसी भी एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि एक बार दाग लग जाए तो वो कभी भी, उसके कैरेक्टर पर दाग लग गया, क्या फ़ायदा मिला उसे? अब जीवन भर उसे जो वो दूसरा एग्ज़ाम दे सकता था, जो दूसरा कार्य कर सकता था, वो भी अब नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इन सब से आप लोगों को भी दूर रहना है। मैं हमेशा लोगों से रिक्वेस्ट करके कहता हूँ, कभी भी आप हिंसात्मक चीज़ें नहीं अपनाइए, कभी भी आप हिंसा नहीं कीजिए। गवर्नमेंट को आपने जब चुना है तो उस पर भरोसा कीजिए, ठीक है, वो कभी न कभी पॉलिसी में चेंज लाएंगे। हाँ, प्रोटेस्ट कीजिए, गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट होना चाहिए, आपके आवाज़ को कोई नहीं दबाएगा। आप ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको जगाइए, सब लोग आइए, सब लोग आप लोग जो है अनशन पे बैठ सकते हैं, आप लोग धरना दे सकते हैं पीसेबली, ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है 19 आर्टिकल, जैसे गांधी जी करते थे, ठीक है, अनशन पे बैठते थे वो। तो ये सब सारा चीज़ आप लोगों को समझना पड़ेगा और इसी से आप लोग महान बनिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने प्रियम्बल भी ऐसा तैयार किया जिसमें साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि सारा चीज़ इसको मतलब जो है एक महान बनाता है, ऐसा इन्होंने तैयार किया था, ठीक है। तो इतना समझ गए हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्स डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये डेमोन्स्ट्रेट करता है, डेमोक्रेट करता है सॉरी, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये इंस्पायर करता है डेमोक्रेटिक को। कैसे इंस्पायर करता है? इतना स्ट्रगल के बाद ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इतनी अच्छी सोच रखी कि सबको इंस्पायर कर दिया, सबको मतलब जो है लोभान्वित कर दिया कि देखिए हमारे जैसा बनिए, महान बनिए। कुछ नहीं रखा है झगड़े में, झगड़ा तो दिन रात चलते रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। आज आप उसको जो है उसके साथ आप अन्याय कीजिएगा, कल वो आपके साथ करेगा, ठीक है, ये चलता ही रहेगा प्रोसेस, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। इसलिए ये सब हटाइए। नेल्सन मंडेला ने कुछ अपना बातें कही है, ये मैं थोड़ा सा जो है आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ। ये इन्होंने एक जो है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, इन्होंने क्या लिखा है पढ़ के मैं बता देता हूँ, इसको समझा भी दूंगा शॉर्ट में क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर, ठीक है। साउथ अफ्रीका का जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है वो भविष्य के बारे में भी बात करेगा और फ्यूचर के बारे में भी, मतलब पास्ट के बारे में, पास्ट और फ्यूचर दोनों के बारे में बात करता है। ऑन द वन हैंड, एक तरफ जो है, इट इज़ अ सोलेम पैक्ट इन which we as South Africans declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist,
हम लोग कभी परमिट नहीं करेंगे कि रेसिज्म हो यहाँ फिर से, ठीक है, ब्रूटल्स हो, ठीक है, ब्रूटल एक्टिविटी हो या फिर रिप्रेसिव पास्ट हो, ये सब कभी नहीं चाहेंगे। बट इट इज़ मोर देन दैट, इससे भी ज़्यादा होगा क्या, इट इज़ ऑल्सो अ चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, विकास होगा, परिवर्तन होगा, ठीक है, ऐसा परिवर्तन होगा जो इनटू वन विच इज़ ट्रूली शेयर्ड बाय ऑल इट्स पीपल, जो कि सभी पीपल को जो है ट्रूली शेयर किया जाएगा, ठीक है, ट्रूली शेयर बाय ऑल पीपल, अ कंट्री विच इज़ फुलेस्ट सेंस बिलोंग्स टू ऑल अस, ब्लैक एंड वाइट, वीमेन एंड मैन, ठीक है। तो देखिए कितनी अच्छी बातें कही है, इसको आप लोग फिर से भी पढ़ सकते हैं। ये देखिए इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो इनका बना था, यहाँ पे कुछ दिखाया गया है इनके बारे में कि देखिए सभी लोग एक दूसरे से मिल कर रह रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अफ्रीका के बारे में हम लोग सब चीज़ समझ गए, कैसे नेल्सन मंडेला को दबाया गया, वहाँ के लोग को कैसे मतलब जो है हर चीज़ के लिए मतलब डिबार किया जाता था, उनको प्रिवेंट किया जाता था हर चीज़ के लिए। फिर जो है नेल्सन मंडेला को 28 साल तक जेल में रखा गया और 7 साथियों के साथ। फिर वो निकले जेल से निकल कर वो कितना बेहतरीन उनकी आइडिया आई कि हम लोग जो है कितने विद्वान थे, वो कितना सोच कर निकाले कि आज साउथ अफ्रीका अच्छे कंडीशन में है। उस अफ्रीकन रीजन में सबसे अच्छे कंडीशन में अगर कोई है तो साउथ अफ्रीका ही है, ठीक है, क्योंकि उसके कॉन्स्टिट्यूशन के कारण। और यहाँ पर देखिए क्या है कि वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत क्यों होती है। तो आप लोग सबसे पहले तो एक चीज़ देखिए कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। एक चीज़ ऊपर हम लोगों ने देखा, द ब्लैक मेजोरिटी वॉज कीन टू इंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी वॉज नॉट कंप्रोमाइज, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की हम लोगों को ज़रूरत क्यों होती है। आफ्टर लॉन्ग निगोशिएशन कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों हुई, क्योंकि ताकि हम लोगों को एक वैल्यू में जोड़ पाए। हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन का क्या काम है, आप लोग खुद देख सकते हैं। हमारा इंडिया सबसे ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, सबसे ज़्यादा विविधताएं हैं यहाँ पे। विविधता में एकता, ठीक है। एकता किस में है, विविधता में। आप वेस्ट बंगाल चले जाइए, वहाँ के कल्चर, वहाँ के ट्रेडिशन अलग हैं। बिहार आ जाइए, वहाँ के कल्चर ट्रेडिशन अलग है। यूपी आ जाइए, एमपी आ जाइए, आप साउथ इंडिया चले जाइए, वहाँ के कल्चर अलग है। फिर नॉर्थ इंडिया में सबसे ऊपर चले जाइए आप जो है कश्मीर, वहाँ के भी अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग ट्रेडिशन है सबके, ठीक है। तो ये सबको एक साथ बांटने के चक्कर में, एक साथ बांटने के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी। दूसरी बात, गवर्नमेंट को भी लिमिट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिया गया कि आपका काम क्या है, मेरा काम क्या है, सरकार का काम क्या है, सरकार के अंदर जो काम कर रहे मतलब जो है जो भी इंस्टीट्यूशंस है उसका क्या काम है, सबको एक रूल्स में बांधना ताकि एक डिसिप्लिनरी मैनर में चले कंट्री, ठीक है। इसलिए इसकी जो है ज़रूरत पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। आप लोगों को मैंने सारा चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। ये सब पढ़ने से टाइम पास होगा। आप लोग एक काम कीजिए, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद से, ठीक है। मैंने एक लाइन में इसको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे सारा पॉइंट डिस्कस कर चुका है। यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे फर्स्ट है, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट जनरेट करता है। कोऑर्डिनेशन दैट इट नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल को एक साथ रखने के लिए। अभी मैंने कहा ना कि वेस्ट बंगाल के लोग अलग टाइप के रहते हैं, उनका खाना पीना रहना सब अलग है। देखते हैं, वो लोग मछ भात खाते हैं, आप लोग जानते होंगे, मछली को मछ बोलते हैं, माछ खाबी, जौल खाबी, सब लोग सब चीज़ खाता ही है, ठीक है, पीता कुछ नहीं है। जौल खाबी, भात खाबी, ठीक है। ये सब जो है, सॉरी मैं किसी का हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं समझाने के दौरान इस तरह बोल देता हूँ, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा अगर कोई वेस्ट बंगाल से हैं तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है इसका, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड।
इसमें सब दूसरा चीज़ देखना है गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट, ये सारा मैंने डिस्कस कर दिया अभी तुरंत बोला ना। गवर्नमेंट के लिए भी रूल बनाया गया है, फिर लेस डाउन द लिमिट्स पावर, पावर को लिमिट किया गया है। एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल अबाउट क्रिएटिंग गुड सोसाइटी, गुड सोसाइटी को कैसे क्रिएट किया जाए, ये सारा चीज़ डिस्कस कर दिया है। ये हो गया आपका क्यों कॉन्स्टिट्यूशन बना गया है। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ जान लेते हैं। मैं सबसे पहले बता देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन जब मेक करना था तो सबसे पहले जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना 1928 में, सबसे पहले याद रखिएगा कि 1928 में सबसे पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था उस समय, जो है ना, ये मोतीलाल नेहरू जो थे, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, मोतीलाल नेहरू को चैलेंज किया गया था। मतलब उस समय इंडिया में चैलेंज किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिश का जो रूल था, उन्होंने चैलेंज किया था कि आप लोगों में कैपेबिलिटी ही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन बना पाए। तो उन्होंने वही 1928 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। उसमें काफ़ी कुछ मतलब ड्राफ्ट तैयार किया गया था कि मतलब जो है इसमें काफ़ी कुछ मतलब दर्शाया गया था, ताकि दिखा दिया गया कि मतलब हम लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, खुद से खुद का बना सकते हैं। ब्रिटिशर्स को कभी बिलीव ही नहीं होता था कि ये लोग कुछ कर पाएंगे। ठीक है। दूसरी बात इसमें देखना है कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा, ठीक है, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण हुआ, मतलब संवैधानिक सभा, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे संवैधानिक सभा की गठन हुई। संवैधानिक सभा कुछ नहीं था, जैसे हमारे पार्लियामेंट अभी है ना, आप लोग जाकर देख सकते हैं संसद भवन, ठीक है, संसद भवन जैसा है, उसी जगह जो है वहीं पर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ करता था। संवैधानिक सभा को का नाम इसलिए रखा गया, संवैधानिक सभा का सीधा सा मतलब है जहाँ पर संविधान तैयार हो, ठीक है, जहाँ पर संविधान तैयार हुआ है उसी को संवैधानिक सभा बोलते हैं। अब यहाँ पार्लियामेंट है, संसद, जहाँ सांसद बैठते हैं वहाँ संसद है, ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बना तो इसमें जब सबसे बड़ा चैलेंज आया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनेगा उसमें कौन कौन होंगे, ठीक है, सबसे बड़ा ये तो याद रखिएगा कि मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। 1928 में देखिए यहाँ दिया है ना, मोतीलाल नेहरू ने 8 कांग्रेस लीडर के साथ मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ड्राफ्ट तैयार कर दिया था। 1931 में फिर कराची सेशन हुआ एक्सक्यूज़ मी, कराची सेशन हुआ, उसमें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस डेल्ट इन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक, इसमें बताया गया कैसा होगा। फिर इसी तरह जो है आगे बढ़ते गए। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के पहले जो है हम लोगों के सामने सबसे बड़ी चैलेंज थी कि इलेक्शंस कराया गया। 1937 में इलेक्शंस वर हेल्ड, सबसे पहला अलग अगर इलेक्शन हुआ था। अगर इंडिपेंडेंट इंडिया में पूछेगा तो 1951 में सबसे पहला इलेक्शन हुआ था, और इंडिपेंडेंट इंडिया में नहीं पूछेगा तो यहाँ 1937 में इलेक्शन हुआ था। तो उस समय क्या था, ये लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी महान सब नेता थे ना, वो लोग सबसे पहले तो उनके पास कंसर्न था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में होगा कौन। तो उन्होंने उस समय इलेक्शन ऐसे नहीं कराया था, उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव चुन कर लाया था, ठीक है। देखिए उन्होंने आइडिया लिया था काफ़ी कुछ पहले से ही, क्योंकि पहले भी तो गवर्नमेंट था, ठीक है, ब्रिटिश का जो गवर्नमेंट था ना पहले भी था, तो उस गवर्नमेंट से थोड़ा थोड़ा आइडिया लिया गया था कि उसका मिनिस्ट्रियल कैसा था, उसका मतलब शासन व्यवस्था कैसा था, ठीक है। इस तरह से सारे आइडियाज़ वहाँ से लिए गए। फिर जो है कुछ अपना भी, देखिए कुछ भी कॉपी नहीं किए हैं, वो एज़ इट इज़ उठा के नहीं रखे हैं। वो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, काफ़ी लोग इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन वो कुछ भी बहुत ही ब्रिलियंट सब इंसान थे। वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे वो काफ़ी ही वॉज वेरी ब्रिलियंट, ठीक है, वो काफ़ी ब्रिलियंट थे, वो काफ़ी बुद्धिमान थे। जब गांधी जी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने लगी थी ना, तो गांधी जी ने बोला था कि अगर इस भारत देश में अगर कोई भी अभी सबसे अच्छे विद्वान है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेन रोल निभा सकते हैं, वो है अम्बेडकर। हालांकि गांधी जी नहीं गए थे उसमें, क्योंकि उनके कुछ उसूल थे, वो उस समय कलकत्ता गए थे, उस समय वहाँ पर काफ़ी
फेमाइन शायद आया था, मतलब भुखमरी आ गया, मतलब सॉरी वहाँ पर दंगे भड़क गए थे, तो उनको ही संभालने वहाँ पर पहुँच गए थे वो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1900 इसमें क्या हुआ था, तो काफ़ी जो है 1935 में गवर्नमेंट इंडिया एक्ट इससे काफ़ी लिया गया, और ये लोग अलग अलग बहुत सारे कंट्रीज से जाकर, अलग अलग काफ़ी कंट्री में जाकर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा। पढ़ने के बाद उनसे आइडिया लिया गया, उनको कॉपी नहीं किया गया। जैसे मान लीजिए ये आइडिया लिए थे, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ आपको, ये बिल ऑफ राइट्स यूएस से। बिल ऑफ राइट्स क्या है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, वो बिल ऑफ राइट था नाम से वहाँ यूएस में, आज भी है। ठीक है, तो हमारा फंडामेंटल राइट वहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, उससे आइडिया लिया गया, अच्छा ये भी डालना है। ठीक है, फिर डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ब्रिटेन में, उससे आइडिया लिया गया है, लेकिन एज इट इज़ नहीं रखा है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ब्रिटिश का अलग है, वहाँ पार्लियामेंट ही सुप्रीम है, यहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। यहाँ पर मतलब जो है काफ़ी बहुत अच्छे से इसको सामंजस्य बैठाया गया है, फ्यूज़न है, पावर का फ्यूज़न यहाँ पर किया गया है, फ्यूज़न किया गया, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है यहाँ पर, जो है सेपरेशन ऑफ पावर है, इतना ज़्यादा वहाँ नहीं है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट कुछ भी स्ट्राइक डाउन कर सकता है अगर जो है कुछ भी लॉ अगर अगेंस्ट बना इसके कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, और भी यहाँ पर देखिए एक बेसिक चीज़ें, इंस्पायर्ड मेनी इंडियंस टू थिंक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, यहाँ इकोनॉमिक इक्वालिटी लाने की कोशिश की गई थी। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ जो है मशक्क़त करने के बाद, सोचने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था। इट वाज नॉट कॉपीड एज इट इज़ फ्रॉम अनदर कंट्री। ठीक है, कंट्री से ये कॉपी नहीं किया गया था, हालांकि सबसे आइडिया लिया गया था क्या क्या होना चाहिए एक कंट्री में, ताकि लोगों को जो है एक साथ जोड़े रखे। काफ़ी बड़ा चैलेंज था इनके पास, ये लोग काफ़ी जो है बनाने से पहले मतलब बी आर अम्बेडकर, जितने भी लीडर थे यहाँ पर देखिए, सारे लीडर यह किनारे में दे दिए हैं, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर भी है ना, जयपाल सिंह है, फिर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, और ये जो है एस.सी. मुखर्जी हैं, एस.सी. मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट थे इसके, मतलब जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। देखिए यहाँ लिखे भी होंगे, हाँ देखिए यहाँ पे लिखा गया है ना, वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो 1946 में, जुलाई 1946 में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जुलाई 1946 में इलेक्शन कराया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो जो संवैधानिक सभा जो बनी थी जिसमें संविधान लिखा जाना था, उसके लिए 1946 के जुलाई में ये जो है मतलब जो है इलेक्शन कराया गया। इलेक्शन में जो जीत कर आए उनको फिर जो है 1946 दिसंबर में ये सब जो है फर्स्ट मीटिंग बैठा गया, 9 दिसंबर को बैठा गया। यहाँ पर 9 दिसंबर नहीं लिखा है, ठीक है, यहाँ पे 9 दिसंबर नहीं लिखा है हालांकि, लेकिन मैं बता देता हूँ 9 दिसंबर को आया था, पहला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठा था। ये सब पॉलिटी लक्ष्मीकांत में दिया गया है, यहाँ पर सिर्फ आपको ओवरव्यू लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 नवंबर को ये बन के तैयार हुआ था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहले 299 मेंबर्स थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन पहले तो एक का बना था इंडिया के लिए, ठीक है, बाद में जब पार्टीशन हो गया तब ये अलग हो गया। इंडिया पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग बना, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग बना, तो ये दोनों के लिए अलग हो गए थे। ठीक है, इस तरह से करके जो है सारा, फिर जो है इसमें एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट लाया गया। देखिए पहले जो होता था, पहले काफ़ी लिमिटेड वोटिंग राइट थी, महिलाओं के लिए भी लिमिटेड था और जो पुरुष के लिए भी लिमिटेड था। जो पढ़े लिखे होते थे, वेल्दी होते थे, मतलब धनी लोग होते थे, उसी को सिर्फ वोटिंग राइट था, मतलब वही सिर्फ चुनाव में भाग ले सकता था, वही सिर्फ वोट दे सकता था। ठीक है, लेकिन ये सबको हमारे लीडर ने आकर बदला, सबको एक जैसा लाया, और ये लाने में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये मतलब जो है सारे चीज़ को सेकंड रीजन एक्सेप्ट करने का था। हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को
एक्सेप्ट करने का क्या मतलब है, क्यों एक्सेप्ट, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेड बाय द असेंबली मोर देन 6 डिकेड्स अगो, क्यों एक्सेप्ट करते हैं, तो इसके लिए इसका कारण, 2 कारण दिया गया है यहाँ पे, क्यों हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बना चीज़ें लेंगे भाई, क्या ज़रूरत है इसकी। तो यहाँ पर पहला चीज़ ये है कि एज़ इट इज़ उसमें कुछ भी नहीं लिखा गया था। मैनी कंट्रीज़, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, ये लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज़ ऑफ इट्स मेंबर्स अलोन, सिर्फ उसके मेंबर्स के, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर थे, संवैधानिक सभा में जो भी मेंबर्स थे, उस मेंबर्स का अपना खुद का विचार नहीं था ये सिर्फ, ठीक है, वो एक्सप्रेस किए थे, ब्रॉड कंसेंसस था उनके बीच में। मैनी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैव हैड टू री राइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन, कई कंट्री जो है उस समय री राइट कर चुका था अपना कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोगों को पता होगा आज भी पाकिस्तान में स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ का स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बार बार लिखा जाता है। न्यूजीलैंड का भी इधर लिखा गया था, ठीक है, आप लोग जानते होंगे तो याद रखिएगा, ये सब करंट इवेंट में चलते रहता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये एक पहला कारण ये था। दूसरा कारण ये था कि सेकंड रीज़न था एक्सेप्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया, ये पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, किसके द्वारा पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया था, इसमें किया गया था पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट एडल्ट फ्रेंचाइज़ के द्वारा। एडल्ट फ्रेंचाइज़ क्या होता है भाई, एडल्ट का मतलब होता है जो कि 18 साल का एज पूरा कर चुका है, वो सबका अपना अपना क्राइटेरिया होता है। इंडिया में 18 साल को एडल्ट बोलते हैं, 18 साल पार कर गया तो एडल्ट हो गया। और फ्रेंचाइज़ का मतलब होता है वोटिंग राइट, ठीक है, फ्रेंचाइज़ एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है वोटिंग राइट। वोटिंग राइट एडल्ट को दिया गया, इसीलिए एडल्ट। और यूनिवर्सल का मतलब होता है सबके लिए, यूनिवर्सल चीज़ें मतलब सबके लिए बराबर है, ठीक है, सबके लिए है, ठीक है। यूनिवर्सल का मतलब सबके लिए, एडल्ट का मतलब यंग लोग जो 18 साल के हैं, और फ्रेंचाइज़ का मतलब होता है वोटिंग राइट, सबके लिए समान वोटिंग राइट का कॉन्सेप्ट लाया था, ठीक है। और उसमें रिप्रेजेंटेटिव को चुन के वहाँ पर भेजा गया था। ये सब कुछ महिलाएं भी थी इनमें, तो ये सब प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि महिलाएं भी पार्टिसिपेशन की थी उसमें। इज़ दैट क्लियर। तो ये सारा चीज़ जो है मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है। ये सारा फिर जो है ड्राफ्ट तैयार किया गया, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वो वही जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है, देखिए, ढांचा तैयार करना। सबसे पहले देखिए, इसका एक सीधा सा सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ, आप सभी जो सिंपल एग्जांपल याद रखिए। जैसे आप लोग कोई भी फेयर कॉपी बनाते हैं ना, नोटबुक बनाते हैं क्लास के, तो नोटबुक बनाने से पहले आप लोग कभी रफ़ करते होंगे ना। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप लोग फेयर कॉपी में लिखते हैं और नोटबुक में लिखते हैं, तो नोटबुक में लिखने से पहले आप फेयर कॉपी मतलब जो है रफ़ कॉपी पे उसको एक बार प्रैक्टिस करते हैं, वही ड्राफ्ट होता है। वही कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्ट हुआ था, मतलब एक ढांचा तैयार किया गया था कि ऐसा ऐसा ड्राफ्ट बनेगा। उसके बाद उसको जो है फिर से लिखा गया। रायज़ादा एक नाम के थे, रायज़ादा बिहारी, इसी तरह कुछ नाम था उनका, उन्होंने ही अपने कलम से उनको लिखा था। तो यहाँ पर जो है ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे BR अम्बेडकर, ये याद रखिएगा एक चीज़। फिर मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड। 2000 जो है, मोर देन 2000 अमेंडमेंट जो है हुआ था अब तक का। 114 डेज़ लगा था इसको तैयार करने में, ठीक है। 12 बल्कि वॉल्यूम हुआ था। देखिए एक चीज़ यहाँ पर देखिए क्या हुआ था कि ड्राफ्ट बनने के दौरान जो भी डिबेट हुए थे ना, जो भी डिस्कशन होता था मेंबर में आपस में, तो ये सारा डिस्कशन जो होता था ये सबको एक रिकॉर्ड में रख गया था, मतलब इस सबको रिकॉर्ड कर लिया था, लिख कर रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड किया गया था। ये जो रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड किया गया है ये आज भी उपलब्ध है। आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं वो डिबेट, उसको बोलते थे, उसका नाम दिया गया, उसका नाम क्या दिया गया, यहाँ पर देखिए लिखा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, ठीक है।
आज भी राज्यसभा चैनल के टीवी सॉरी राज्यसभा एक जो है वेबसाइट है, गूगल पे सर्च कीजिएगा, उस पे सारा डॉक्यूमेंट अभी भी अपलोडेड है, आप लोग निकाल के देख सकते हैं कि उस समय ये जो है 2 साल 11 महीना 18 दिन, इतना दिन लगा था, समय लगा था कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होने में। इतना दिन में वो क्या क्या मतलब डिस्कस किए, क्या क्या बोले थे, भीमराव अम्बेडकर क्या बोलते थे, बाकी मेंबर्स क्या क्या डिबेट करते थे, ये सारा कुछ उसमें एक लाइन बाय लाइन लिखा गया है, डे बाय डे लिखा गया है, जितना डे, कौन सा डे असेंबली बैठा, उस दिन क्या क्या डिबेट हुआ, वो सारा तैयार किया गया है, इसी को रिकॉर्ड के फॉर्म में डाल दिया गया है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मोटिव है ना, उसमें कुछ वैल्यूज़ लिखा गया। वैल्यूज़ का मतलब क्या है, उसका कुछ मतलब मूल्य है। ठीक है, मूल्य क्या है, फिलॉसफी है, उसमें काफ़ी फिलॉसफी लिखा गया है, उसमें एक विज़न दिखाया गया है, मतलब एक दृष्टि दिखाई गई है इंडिया का, कि मतलब आने वाले समय में इंडिया कैसा होगा, अभी कैसा है, पास्ट में कैसा था, 3 चीज़ उसमें दिखाया गया है। ठीक है, अभी ड्रीम एंड द प्रॉमिस, प्रॉमिस और ड्रीम क्या था इंडिया का, देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था ना कि जो है गांधी जी वहाँ उपलब्ध नहीं थे, फिर भी देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि गांधी जी ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो प्रेजेंट नहीं थे, फिर भी जो है राइटिंग हिज मैगज़ीन यंग इंडिया, यंग इंडिया में 1931 में वो पहले ही छाप दिए थे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इस हिसाब से बनेगा, और उनकी राइटिंग यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर वो लिख दिए हैं सारा, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, आप लोग पढ़ के एक बार देख लीजिएगा क्या लिखा था उन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ड्रीम ऑफ एन इंडिया दैट हैज़ इन एलिमिनेटेड इनइक्वालिटी वॉज शेयर्ड बाय डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा फोकस था इक्वालिटी पर, इनइक्वालिटी ख़त्म करने पर। पहले क्या होता था ना कि काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है हरिजन लोग हैं, SC ST हैं, ये सब जो है, हरिजन नाम जो है वो गांधी जी के द्वारा ही दिया गया था। उन्होंने कहते थे हरिजन है, हरि का मतलब होता है भगवान, और भगवान का जो जन, हरि का मतलब विष्णु। ठीक है, विष्णु के जो जन है उन्हीं को दिया गया था, तो ये उन्होंने मतलब जो डेजिग्नेशन दिया गया था, वो उपाधि दिया था। तो 15 अगस्त को मिडनाइट में जवाहरलाल नेहरू ने एक ज़बरदस्त स्पीच दिया था, जिसमें था, जो स्पीच का नाम था ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, उस मिडनाइट में दिया था। ठीक है, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी में ये सारी बातें कही गई थी कि इंडिया हमारा आज क्या है, कल को क्या होगा, ये सब सारी बातें इसमें डिस्कस किया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है फ़िलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का फ़िलॉसफी क्या कहता है, ये फ़िलॉसफी अगर जानना है तो हमारा प्रियम्बल पढ़िए। प्रियम्बल का मतलब है उद्देश्य का। ठीक है, हमारे प्रियम्बल जो है ये मतलब जो है प्रियम्बल अगर पढ़ना है आपको तो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट, आप लोग अगर NCERT पढ़ते होंगे तो NCERT, ये भी NCERT बुक है, अगर NCERT कभी आपके पास बुक होगी तो NCERT के सबसे पहले पेज पर देखिएगा प्रियम्बल लिखा हुआ है, हर एक NCERT में लिखा रहता है। एक यहाँ भी है, मैं पढ़ के बता देता हूँ, ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स का, अमेरिका का प्रियम्बल है, ये सब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो हमारे इंडिया का है वो मैं पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा रह गया है कि मतलब मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ कि इसमें कहा क्या गया है। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। तो ये सारा मैं अभी तुरंत डिस्कस करूँगा कि इस सब का मतलब क्या होता है, जस्टिस का मतलब, सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, ये सब का मतलब क्या है। ठीक है, ये सब का मतलब क्या है ये मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया, सबसे पहले ये देखिए क्या मतलब है। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है कि हम लोग जो है, वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है कि हम लोग पीपल, इसको कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब जो है पावर कहाँ से मिला, तो पावर मिला है
हमारे लोगों से। देखिए यहाँ लिखा भी है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय पीपल। पीपल के द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूशन बना था। कैसे? अब आप लोग ये नहीं सोचिएगा पूरा लोग उठ के गया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, नहीं, वो पीपल ने अपना चुन के प्रतिनिधि भेजा था। ठीक है, प्रतिनिधि चुन के भेजा था कि जाइए, हम लोग सब उठकर नहीं जा सकते हैं, आप ही जाकर हमारे व्यूज़ को, हमारे प्रांत के चीज़ों को वहाँ पर एक्सप्रेस कीजिए, वहाँ पर लिखिए। ठीक है, ये पहला तो पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वी द पीपल का मतलब यही है। कॉन्स्टिट्यूशन में पावर कहाँ से लिया गया है? पीपल से, ये हमेशा याद रखिएगा। दूसरा है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि कोई भी एक्सटर्नल, सॉवरेनिटी का संप्रभुता इसको हिंदी में कहते हैं। कोई भी एक्सटर्नल, जैसे संप्रभु का एक एग्जांपल देते हैं, जैसे आपके घर में आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, खाना पीना कुछ भी खा सकते हैं। क्या आपके पड़ोसी कभी डिसाइड करते हैं कि आप आज यही खाओगे? कभी ऐसा बोलते हैं कि नहीं आपको यही खाना पड़ेगा, दूसरा चीज़ आप नहीं खा सकते हैं? ठीक है, तो ये आपका डिसीजन अपना खुद का होता है। कोई एक्सटर्नल आपको प्रेशर नहीं होता है कि आप ऐसे ही सोना। कभी ऐसा नहीं होता होगा पड़ोसी आकर बोलता होगा, अरे तुम ऐसे क्यों सोए हो, तुम खाट के नीचे सोतो। ठीक है, ऐसा कभी नहीं कहता होगा। तो ये सॉवरेनिटी मतलब यही, मैं अगर सिंपल से सिंपल टर्म में समझाऊँ तो सॉवरेनिटी का मतलब है आपको किसी का प्रेशर नहीं है, आपको कहीं बाहरी दबाव नहीं है कि आप यही काम करो, यही चीज़ खाओ, यही मार्केट जाओ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक सॉवरेनिटी का एक अच्छा मतलब एग्जांपल है। अब आगे देखिए, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट का मतलब है, देखिए, वेल्थ इज़ जनरेटेड सोशली। देखिए, सोशलिस्ट का मतलब होता है कि जो भी वेल्थ होगा, मतलब कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ें, मतलब जो है, मान लीजिए एक धन कोई कमाता है। सोशलिस्ट का मेनली मतलब यही होता है कि धन का एक जगह कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, एक जगह एकत्रित नहीं होना चाहिए धन, वो अलग अलग मतलब जो है सेक्शन में बट जाए। ये कार्ल मार्क्स का मतलब कॉन्सेप्ट है। लेकिन इंडिया में एक अलग है, यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी होगा, शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी, गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड को ऑनरशिप किया जाएगा। यहाँ सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ समान अधिकार दिया गया है, समान अपॉर्चुनिटी, आपको अवसर दिया गया है कि आप भी कमाइए। कभी आपको बिजनेस से कोई रोका है? कभी सरकार कहा है कि नहीं आप ये बिजनेस नहीं कर सकते हैं? आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं, अपने आप में डेवलपमेंट कर सकते हैं। यही सोशलिस्ट का मतलब है कि आपको फ्री अपॉर्चुनिटी दिया गया है, मतलब एकदम बिल्कुल जो है आपको अवसर मिलता है, आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, अपना धन कमा सकते हैं, आप ऊंचे उठ सकते हैं, कोई आपको रोकने नहीं आएगा। लेकिन सोशलिस्ट का मतलब है कार्ल मार्क्स के अनुसार कि धन जितना भी एकत्रित हुआ है, धन जितना भी कमाया गया है, वो सब में इक्वली बट जाना चाहिए, बराबर हिस्से में बट जाना चाहिए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर अंबानी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, क्या आप लोगों को एक पैसा देता है? वो नहीं देता है ना। तो ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है। सेकुलर का मतलब है कि कोई भी स्टेट, जैसे गवर्नमेंट कोई बना ना, उसका कोई धर्म नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो हिंदू का सरकार है, मुस्लिम का सरकार है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, सेकुलर का मतलब है वो बिल्कुल निष्पक्ष रहेगा, वो सब पर जो है सबके लिए समान अधिकार है, उनके नज़र में सब कोई बराबर है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी हो। ठीक है, ये सेकुलर का मतलब होता है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक का मतलब आप लोग सभी जानते हैं, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होना चाहिए, इलेक्ट देयर रूलर्स, पीपल इलेक्ट करेगा, ये सब मैं काफ़ी डिस्कस कर चुका हूँ। रिपब्लिक, अब देखिए रिपब्लिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। रिपब्लिक का मतलब होता है कि स्टेट का जो हेड होगा ना, वो इलेक्टेड होगा, हेयर डाइटरी नहीं होगा। हेयर डाइटरी का मतलब होता है वंशागत नहीं चलेगा। ये नहीं कि उसके पिताजी राष्ट्रपति थे तो अब उसका बेटा राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा नहीं चलता था, ऐसा पुराने ज़माने में चलता था। आप लोग अब ऐसा नहीं सोचिएगा। रिपब्लिक का मतलब होता है स्टेट का मतलब राज्य, किसी एक राज्य के बारे में नहीं सोचिएगा। यहाँ राज्य का मतलब है पूरा भारत। ठीक है, यहाँ राज्य का मतलब बिहार, यूपी नहीं है। आप लोग एक चीज़ ध्यान में बैठाइए, जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ने लगिए तो राज्य का मतलब होता है पूरा भारत को राज्य बोलते हैं। कभी भी कंफ्यूज नहीं होइए, कोई बिहार एक राज्य लेकर नहीं चलते हैं। यहाँ पूरा राज्य, स्टेट, पॉलिटिक्स के टर्म में स्टेट को ही स्टेट पूरे भारत को बोला जाता है। तो स्टेट का जो हेड होगा ना, वो इलेक्टेड होगा, पर्सन होगा, एंड नॉट ए हेयरडाइटरी पोजीशन नहीं होगा। ये क्लियर हो गया आप लोगों को।
सॉरी, ये जस्टिस देखिए, अब जस्टिस पे आते हैं। जस्टिस क्या कहता है कि सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड। देखिए, जस्टिस का मतलब है कि सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड, सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। देखिए, सिटीजन कभी भी, आप लोगों के लिए जस्टिस का दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है। कोई भी अगर वायलेशन, फंडामेंटल राइट का अगर हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर कोई भी परेशानी होती है आप तुरंत कोर्ट जाते हैं ना, केस करते हैं ना, तो ये जस्टिस का दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है आपके लिए। नेक्स्ट है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है देयर इज़ नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। लिबर्टी का मतलब अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। देखिए, ध्यान से देखिएगा ये शब्द को, अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, लेकिन रीजनेबल हो सकता है। ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है, जैसे कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, ऐसा चीज़ नहीं बोल सकते हैं जो इंडिया को तोड़ने वाली बात हो। आप कल को जाकर वहाँ चौराहे पर खड़े होकर ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री का हत्या कर दो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें बात नहीं कर सकते हैं आप। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाएगा, अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाएगा जिसमें रीजन होगा। आप इंडिया को तोड़ने की बात नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान के मतलब जो है पाकिस्तान के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते हैं और इंडिया के बारे में ख़राब नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब इंटीग्रिटी का मामला है। इंटीग्रिटी यहाँ पर देखिए, मैं बताया ना, यहाँ पर जब मैं प्रियम्बल पढ़ रहा था, देखिए इंटीग्रिटी यहाँ पर है ना। इंटीग्रिटी का मतलब होता है एक साथ मिलकर। देखिए, इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब क्या होगा, कानून के नज़र में सब कोई इक्वल होगा, चाहे वो अमीर हो गरीब हो। अगर अंबानी ने मर्डर किया है और एक रिक्शे वाले ने मर्डर किया है तो दोनों को सेम सज़ा सुनाया जाएगा। ठीक है, इक्वालिटी। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। ऐसा नहीं सोचिएगा बच्चे अगर मर्डर कर दे और कोई बड़े मर्डर करे तो दोनों के सज़ा में अंतर होता है। ठीक है, तो ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। मैं हर चीज़ डिस्कस करूँगा, एक वीडियो में ये सारा चीज़ डिस्कस करना नहीं है। देखिए, ये भी वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं इसको जल्दी से समाप्त करने की कोशिश करता हूँ। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। ठीक है, आप लोग आपस में रहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, कोई भी धर्म के हो, जाति के हो, किसी भी चीज़ के हो, सब लोग मिलजुल के रहिए, इसी का मतलब है फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो ये सारा इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन में कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट है, इसमें सिर्फ बताया गया है कि यही सब चीज़ें डिस्कस किया गया है कि कैसे जो है लोगों को बताया जाएगा कि इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अबाउट दीज अरेंजमेंट्स, ये सब है वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है कि बहुत ही लेंदी बना है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान जो है सबसे लंबा है, सबसे लेंदी है। इसको एलिफेंट का भी नाम कभी कभी डिनोट करते हैं। एलिफेंट सबसे भारी भरकम होता है ना, मोटा ताज़ा, उसी तरह जो है यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन भी मोटा ताज़ा है। बिल्कुल समझ लीजिए, भारतीय लोग वैसे भी मोटे ताज़े होते हैं। ठीक है, आप लोग देखते होंगे पूरा मोटा फूल गया है, एकदम पेट वगैरह निकल गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है भारतीय लोग मोटा होता है, इसीलिए हर चीज़ मोटा मोटा ही बनाया है यहाँ पर। तो ऐसे ही आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कुछ टर्म्स है यहाँ पर देख लेते हैं। अपार्थिड का मतलब होता है काले गोरे में जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो उसका क्लॉज दिया गया है। क्लॉज का मतलब होता है डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। मतलब मान लीजिए एक सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन के अंदर ऐसे ब्रैकेट में दे दिया गया है तो इसको क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री। कंट्री का एक सुप्रीम लॉ होगा, उससे बढ़कर कोई लॉ नहीं है, उससे बढ़कर कोई नहीं है, इंसान भी नहीं है, प्रेसिडेंट भी नहीं है, मुख्यमंत्री भी नहीं है, प्रधानमंत्री भी नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन में, जब संविधान में अमेंडमेंट करेंगे, उसमें संविधान में कुछ भी बदलाव लाएंगे, कुछ भी मान लीजिए कुछ और चीज़ एक्स्ट्रा जोड़ना है या घटाना है या तोड़ना फोड़ना है, तो ये सब को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मैंने बता दिया था आपको, रफ़ चीज़ें तैयार करना, लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करना, उसको ड्राफ्ट बोलते हैं। फिर जो है फ़िलॉसफी क्या है, फ़िलॉसफी का मतलब होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग वंस थॉट। एक किसी का विचार को मतलब जो है फंडामेंटली मतलब मूल रूप से उसको इंसर्ट करना, उसको अंडरलाइन करना, यही जो है फ़िलॉसफी कहलाता है। प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल भारत मतलब किसी भी संविधान का सबसे पहला जो उद्देशिका होता है ना, उद्देशिका को पढ़कर ये समझ जाएगा सब कोई
कि इसमें लिखा क्या गया है, ठीक है, उसी को प्रियम्बल बोलते हैं। ट्रीजन, ट्रीजन का मतलब क्या होता है कि ऑफेंस अटेम्प्टिंग टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को मतलब ओवरथ्रो मतलब उसको जो है निकाल फेंकना ही ट्रीजन कहलाता है। ट्राइस्ट, ट्राइस्ट का मतलब होता है मीटिंग और मीटिंग प्लेस दैट हैज़ बीन अग्रीड अपॉन, ठीक है, मीटिंग और मीटिंग प्लेस जहाँ पर मतलब कोई आकर मिला, ठीक है, मीटिंग प्लेस होता है, मेनली मीटिंग प्लेस होता है, मतलब जहाँ मिलन होता है, एक जगह कोई जाकर आप लोग जाकर कहीं मिलते हैं ना, तो उसको जो है ट्राइस्ट बोलते हैं, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है। ये सारा मैंने डिस्कस कर दिया। अब क्वेश्चंस रह गया है, क्वेश्चंस मैं किसी दिन मैं ऐसा कर दूँगा, कभी कभी क्वेश्चन मैं जो है डिस्कस कर दूंगा किसी एक लेक्चर में, ठीक है। ये ऑलरेडी मेरा काफ़ी लेक्चर हो चुका है, काफ़ी लंबा लेक्चर हो चुका है, तो अब मैं रात में जग के ये लेक्चर तैयार कर रहा हूँ। आप सभी मेरे मेहनत को जो है प्रोत्साहित कीजिए, ठीक है। और भी मैं इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगा और भी चीज़ें पढ़ाऊंगा इस पर। काफ़ी मैं जो है मेरे पास जो भी नॉलेज है, मैं जितना भी अभी तक पढ़ा हूँ, मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, आप सभी को पता होगा, या नहीं भी पता है तो आज जान लीजिए, यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। मैंने काफ़ी साल तक तैयारी किया है, ठीक है। इसी के माध्यम से मैं आप लोगों के तरह कुछ न कुछ लाता हूँ, जो कि मेरे पास जो भी नॉलेज है, आंसर राइटिंग की, जो भी एमसीक्यू सॉल्विंग की, ठीक है, जो भी ट्रिक टिप्स, जो भी नॉलेज मैंने सीखा है, जो भी चीज़ सीखा है, मैं कोशिश करूँगा आपको तक पहुँचाने का, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। मेरा मोटिव ही है एजुकेशन टू एवरीवन, सबके लिए एजुकेशन है, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आज के ज़माने में मैं सबसे बड़ा हथियार अगर किसी को मानता हूँ तो वो एजुकेशन है। अगर आप कुछ भी चीज़ बदल सकते हैं, सोसाइटी में कुछ भी परिवर्तन ला सकते हैं, तो वो सिर्फ एजुकेशन में ला सकते हैं, एजुकेशन से ही ला सकते हैं। एजुकेशन इज़ द मोस्ट मतलब जो है मोस्ट एक्सपेंसिव कह सकते हैं, कॉस्टली बोल सकते हैं। ये एक वेपन, ऐसा वेपन है जिससे पूरी दुनिया को विजय कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग सभी पढ़िए, सभी आगे बढ़िए, मेरी यही कामना है। आप मतलब जो है ईश्वर से आप सभी पढ़िए और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए। आप लोग गांव-गांव तक इसको पहुंचाइए। ये शिक्षा बिल्कुल फ्री है। अदर इंस्टीट्यूशन वाले जो है यही पढ़ाने के, इतना डिस्कस करने के आपसे काफ़ी भारी मोटी रकम लेते हैं। मैं एक भी पैसा नहीं लूँगा, ये फ्री है। बस इतना करना है, मुझे सपोर्ट करते जाना है। मैं ये कभी भी पेड नहीं करूँगा। अगर कभी भविष्य में करूँगा भी तो काफ़ी मैं बहुत ही मिनिमम प्राइस रखूँगा ताकि अफोर्डेबल हो आप लोगों के लिए। वो मैं अभी भी बता देता हूँ, वो 500 से भी कम होगा। कितना होगा, 200-300 जो भी होगा, ताकि हर कोई उसको अफोर्ड कर पाए, ठीक है। बस यही कामना है मेरी। सब लोग पढ़ें, महिलाओं का रिस्पेक्ट करें, ठीक है, और महिलाएं को भी आगे बढ़ाएं। जो भी बच्चियां नहीं पढ़ पाती है, गांव में रहकर उसको पढ़ने की सुविधा नहीं है, तो आप एंड्रॉयड फ़ोन के द्वारा आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है जीएस सिंपलर, वहाँ आप लोग जुड़ सकते हैं, जीएस सिंपलर, ठीक है, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी का इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद। आगे फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।